स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में पढ़ते हैं अपने नाइट्रोजन साइकिल यानी नाइट्रोजन चक्र के बारे में। तो सबसे पहले इसके अंदर अपने को पता होना चाहिए कार्बन अनुपात नाइट्रोजन के बारे में। तो इसके बारे में जानने से पहले अपने इसके बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन अनुपात नाइट्रोजन क्या होता है, जो कि सामान्य जो भूमियाँ होती है या फिर ह्यूमस होता है उसका होता है 10:1, यानी कि ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है। इस प्रकार से कार्बन अनुपात नाइट्रोजन को दर्शाया जाता है। तो ये चीज़ क्या होती है इसके बारे में अपने जानेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से कार्बन अनुपात नाइट्रोजन को क्यों दर्शाया जाता है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो ये चीज़ जानने के लिए सबसे पहले अपने को जानना पड़ेगा कार्बन अनुपात नाइट्रोजन क्या होता है। कार्बन अनुपात नाइट्रोजन का मतलब होता है मृदा में कार्बन की मात्रा बटा मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा, यानी किसी भी मिट्टी के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा का प्रतिशत जो है वो कार्बन अनुपात नाइट्रोजन कहलाता है। तो ये चीज़ क्यों दर्शाई जाती है या फिर इसका क्या रोल होता है मिट्टी के अंदर, वो चीज़ पढ़ेंगे अपने। तो जो कार्बन है वो विच्छेदन के लिए काम में आता है, यानी डीकम्पोज करने के लिए, और जो नाइट्रोजन है वो पौधे की वृद्धि व विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के काम में लिया जाता है। ठीक है, अगर कार्बन की मात्रा मिट्टी के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो विच्छेदन की जो दर है वो कम हो जाएगी। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अगर ज़्यादा हो गई अचानक से और नाइट्रोजन की मात्रा कम हो गई तो विच्छेदन की जो दर है वो कम हो जाएगी, और नाइट्रोजन की मात्रा अगर बढ़ेगी तो वृद्धि व विकास ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी तो वृद्धि विकास ज़्यादा होगा, और कार्बन की मात्रा अगर बढ़ती है तो विच्छेदन की जो दर है वो ऑटोमेटिक कम होनी शुरू हो जाती है। अब इसके अंदर अपने ये पता चल गया कार्बन अनुपात नाइट्रोजन क्या होता है। उसके बाद में अपने जानते हैं नाइट्रोजन के बारे में, यानी नाइट्रोजन भूमि में किस प्रकार से आती है। अब सबसे पहले अपने बात करते हैं कि नाइट्रोजन आता कहाँ से है। ठीक है, कि नाइट्रोजन के सोर्स कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन के स्रोत कौन से हैं, तो नाइट्रोजन कहाँ से आता है वो चीज़ अपने पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन आने का पहला सोर्स तो है अपने यूज करते हैं फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र अपने भूमि में डालते हैं, उससे अपने क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोजन मिलता है, और भी पोषक तत्व मिलते हैं, परंतु नाइट्रोजन के लिए अपने फर्टिलाइज़र ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह अभी मैंने बताया आपको कि पौधे की वृद्धि व विकास हेतु सहायक होता है। तो पहला तो ये हो गया कि फर्टिलाइज़र डालने से मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। ठीक है, सेकंड अपने को पता है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में 78% जो है वो नाइट्रोजन है। ठीक है, तो 78% है, उसका प्रयोग पौधे सीधे रूप में नहीं कर सकते, इसलिए उसको कन्वर्ट किया जाता है। ये मान लो बादल वगैरह हैं, बिजली वगैरह चमकती है, उसके साथ में क्या है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो जल के साथ में क्रिया करके HNO3 में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगी और भूमि के अंदर यानी मृदा में चली जाती है जल के साथ में। और जो बिजली वगैरह चमकती है तो यही जो नाइट्रोजन है वो NH3 या फिर NH4 पॉजिटिव के अंदर या फिर N2 यानी नाइट्रोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, यानी किसी भी रूप में इसको NO3 में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो कि पौधे को प्राप्त हो जाती है। तो दो रूप तो ये हो गए इसके, और तीसरा जो रूप है वो है यानी कि जैसे पौधे हैं, ठीक है, जैसे दलहनी पौधे हैं या फिर अदलहनी पौधे हैं, जो क्या है कि इनकी जड़ों के अंदर क्या पाया जाता है, राइजोबियम। ठीक है,
राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, जो क्या है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यानी कि भूमि के अंदर से होते हुए पौधे को प्रदान करने का काम करते हैं। तो ये 3 रूप हो गए मुख्य रूप से, जो क्या है कि जिससे भूमि के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। ठीक है, अब मान लो भूमि के अंदर नाइट्रोजन आ चुकी है, अब इसको जो है पशु है या फिर कोई भी मान लो प्राणी है, जैसे अपने गेहूँ वगैरह खाते हैं या कुछ और जो अनाज है उनको खाते हैं, तो इन्होंने इसका उपयोग कर लिया है। ठीक है, पशुओं ने या प्राणी ने इनका उपयोग कर लिया है। अब इनका डिकम्पोज होगा, ठीक है, यानी अपघटन होगा। इनके अपघटन से क्या है कि वो नाइट्रोजन है वो भूमि के अंदर चली जाती है दोबारा। यहाँ पर भूमि के अंदर नाइट्रोजन पड़ी है। अब एक चीज़ याद रख लेना, जब ये पशु इसको खाते हैं तो वो चीज़ इसके अंदर क्या हो जाती है, प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, यानी जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब जो नाइट्रोजन है यहाँ पर प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट है और इसको पौधे हैं वो ग्रहण नहीं कर सकते, यानी जो प्रोटीन होती है वो मुख्य रूप से कार्बनिक प्रोटीन होती है, कार्बनिक, और कार्बनिक नाइट्रोजन को कभी भी पौधे ग्रहण नहीं कर सकते, यानी बहुत कम चांस है। 1-2 फर्टिलाइज़र भी हैं जिनसे जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन ग्रहण कर सकते हैं, बल्कि जो अकार्बनिक नाइट्रोजन है उसी को पौधे ग्रहण करते हैं। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इस कार्बनिक प्रोटीन को क्या है कि अपने को यहाँ पर बदलना पड़ेगा अमीनो अम्लों में। ये अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो प्रोटीन है वो क्या होते हैं, अमीनो अम्लों के ही, यानी अमीनो अम्ल जो हैं वो आपस में जुड़कर प्रोटीन का निर्माण किए होते हैं, यानी इसलिए इसका जो टूटना है वो प्रोसेस शुरू हो गई है, डिकम्पोज होना शुरू हो गया प्रोटीन। आगे है वो इसकी जो अमोनीकरण रिएक्शन है उसके द्वारा यह अमीनो एसिड से एमीन या फिर अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जो ये प्रोसेस है, कार्बनिक अम्ल जो है वो अमीनो अम्लों में कन्वर्ट होगा, तो उस रिएक्शन को अपने बोलते हैं अमीनीकरण। और जब यह अमोनिया में कन्वर्ट होगा तो उसको बोलते हैं अमोनीकरण। तो इस प्रकार की रिएक्शन होगी, यानी कि कार्बनिक अम्ल पहले बनेगा या फिर प्रोटीन बनेगा, तो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल के अंदर टूट जाएगा और अमीनो अम्ल है वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में यही अमोनिया जो है वो NO2 के अंदर टूटेगा और NO2 से NO3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जो ये रूप है वो पौधे हेतु प्राप्य नाइट्रोजन का रूप होता है। ठीक है, तो ये अमोनिया है यहाँ पर NH3। इस प्रकार से मुख्य रूप से नाइट्रोजन जो है वो प्राप्य रूप में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में जो नाइट्रोजन है वह दोबारा से टूट करके वायुमंडल में जाने की प्रोसेस में आ जाता है। अब एक चीज़ और है कि ये जो प्रोसेस है इतनी कार्बनिक नाइट्रोजन से अकार्बनिक नाइट्रोजन में जो बदलने की जो प्रोसेस है उसको अपने बोलते हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया, यानी कि मुख्य रूप से नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होने की जो रिएक्शन है नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये नाइट्रेट है तो ये प्राप्य नाइट्रोजन के रूप में काम में लिया जाता है, यानी अन्य किसी भी भाग को पौधे हैं वो ग्रहण नहीं कर सकते, या फिर NH4 पॉजिटिव के रूप में इसको ग्रहण किया जाता है। बाकी किसी भी रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण पौधे नहीं कर सकते। अब इसके बाद में जो है नाइट्रोजन वो धीरे धीरे फिर टूटना शुरू हो जाता है
तो इसके बाद में जो बची हुई जो नाइट्रोजन है NO3 नेगेटिव के रूप में पौधे इसको कुछ भाग जो है वो ग्रहण कर लेते हैं, बाकी जो बचा हुआ भाग है वो दोबारा NO2 नेगेटिव और फिर नाइट्रोजन के रूप में बाहर निकल जाता है। NO2 नेगेटिव, फिर NO के अंदर, फिर N2O के अंदर और फिर N2 के रूप में एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है। तो इस जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण का मतलब होता है प्राप्य नाइट्रोजन का मृदा में से वायुमंडल में जाना, और जो N2 है नाइट्रोजन गैस है उसको पौधे ग्रहण नहीं कर सकते। तो ये इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? विनाइट्रीकरण। और नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं अप्राप्य नाइट्रोजन का प्राप्य नाइट्रोजन के अंदर, यानी अप्राप्य यानी कि प्रोटीन का, और NO3 नेगेटिव जो क्या है कि प्राप्य नाइट्रोजन होता है उस रूप में कन्वर्ट होने की क्रिया को बोलते हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया। अब इसमें एक चीज़ और है, एक चीज़ आता है इसमें खनिजीकरण और स्थिरीकरण। खनिजीकरण जो है वो कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना होता है। ठीक है, ये कार्बनिक नाइट्रोजन है, इसका अकार्बनिक में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? खनिजीकरण। ठीक है, और इसका इसके अंदर कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? स्थिरीकरण। ये है प्राप्य नाइट्रोजन यानी कि अकार्बनिक नाइट्रोजन, कार्बन नहीं है इसमें, इसका कार्बनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना स्थिरीकरण कहलाता है, और कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना खनिजीकरण कहलाता है। तो ये मुख्य रूप से नाइट्रोजन चक्र था, यानी कि इसमें क्या है? कार्बनिक नाइट्रोजन और अकार्बनिक नाइट्रोजन। कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक के अंदर, ये मैंने आप पर बताया है, इसको बोलते हैं अपने खनिजीकरण, और इसको बोलेंगे स्थिरीकरण। ठीक है, इस प्रकार से होता है। अब आगे के रिएक्शन के बारे में अपने जानते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से कौन कौन सी रिएक्शन होती है। एक एक रिएक्शन के बारे में जानेंगे, यानी खनिजीकरण के अंदर क्या होता है, आगे फिर नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण के अंदर क्या होता है। अब इसमें पहली जो रिएक्शन है वो आती है खनिजीकरण। खनिजीकरण के अंदर सीधी सी बात है जो यहाँ पर लिखी हुई है, कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होने की जो क्रिया है वो खनिजीकरण कहलाती है। अकार्बनिक नाइट्रोजन में क्या आता है? अमीनो अम्ल। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। RNH2 जो है वो बनता है अमीनो अम्ल के रूप में, और इसमें से साथ में जो एनर्जी है वो रिमूव होती है और CO2 गैस है वो रिलीज होती है। आगे है इसमें जो सेकंड रिएक्शन होगी इसके अंदर वो होगी अमोनीकरण। अमोनीकरण के अंदर अमोनिया का निर्माण होता है, जैसे कि यहाँ पर ये अमीनीकरण का कहा गया है, इसको एमीन का बनना। RNH2 जो है एमीन है, और इसी से क्या है जो ये रिएक्शन है RNH2 इसी से बनेगा NH3 का निर्माण होगा। ठीक है, अमीनो अम्ल जब टूटते हैं तो NH3 यानी कि अमोनिया का निर्माण किया जाता है, और यही अमोनिया से क्या बनता है? नाइट्रिक अम्ल का निर्माण या नाइट्रेट का निर्माण होता है। तो अगली जो रिएक्शन है वो है इम्पोर्टेंट
यानी कि नाइट्रीकरण के अंदर जानते हैं अपने पास बना था NH3 और नाइट्रीकरण के दौरान बनता है अपने पास NO2 नेगेटिव और फिर उसके बाद में बनता है NO3 नेगेटिव। अब ये प्रोसेस कैसे होती है उसके बारे में जानेंगे। तो NH3 से NO2 नेगेटिव बनने की जो क्रिया है वो कहलाती है नाइट्रीकरण का फर्स्ट स्टेप, और फिर NO2 नेगेटिव से NO3 नेगेटिव बनने की जो क्रिया है वो कहलाता है सेकंड स्टेप, और ये लास्ट होता है इसका, यानी ये इसमें क्या है कि प्राप्य नाइट्रोजन के रूप में नाइट्रोजन मिल जाती है। ये जो रिएक्शन होती हैं वो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की प्रेजेंस में होता है, और ये होता है नाइट्रोबैक्टर। ये नाम याद रख लेना भी दोनों, नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की प्रेजेंस में होता है। उसके बाद में अपने पास यहाँ पर NO3 नेगेटिव के रूप में नाइट्रोजन मिल गई है। अब जो आगे की रिएक्शन है वो होगी विनाइट्रीकरण, यानी कि जो प्राप्य नाइट्रोजन है ये, जैसे मैंने पीछे डायग्राम में बताया था आपको कि ये N2 के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसको अपने बोलते हैं विनाइट्रीकरण, और ये जो क्रिया एक प्रकार से नाइट्रोजन की हानि होती है। ठीक है, इसको याद रख लेना, नाइट्रोजन की हानि, यानी नाइट्रोजन अपने पास प्राप्य रूप में NO3 नेगेटिव के रूप में बन चुकी है, फिर भी जो N2 का निर्माण होता है वो वायुमंडल के अंदर चली जाती है, जिससे नाइट्रोजन की हानि होती है। यानी जो NO3 नेगेटिव बना हुआ है उसका कुछ भाग पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, कुछ भाग लीचिंग द्वारा नीचे चला जाता है, और जो कुछ भाग है वो वाष्पीकृत हो जाता है या फिर वायुमंडल के अंदर चला जाता है। तो जो वायुमंडल के अंदर जाता है उसको बोलते हैं विनाइट्रीकरण। ठीक है, तो ये चीज़ था नाइट्रोजन चक्र के बारे में, इतनी चीज़ें हैं। आप अलग अलग इनको अच्छी प्रकार से नोट्स बनाकर लिख सकते हैं। जो मेन चीज़ें थी वो सारी मैंने आपको बता दी हैं।